So, good morning everyone. तो yesterday we discussed on the accounting entries, दो methods, एक merger एक purchase. मर्जर में जो अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है उसका एएस ने नाम क्या दिया है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और परचेज में जो एंट्रीज की जाती है उसका नाम दिया है परचेज मेथड. फ़र्क 3-4 एंट्रीज में है. मेन एंट्री सेकेंड वाली जो एसेट लाइबिलिटीज़ वाली है उसमें फ़र्क है. उसके बाद जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट है और स्टॉक प्रॉफिट को जो एलिमिनेट करना है उसकी एंट्री में मर्जर में कौन सा रिज़र्व काम आएगा, फ्री रिज़र्व, और परचेज़ में कौन सा काम आएगा, गुडविल या कैपिटल रिज़र्व. बाकी फर्स्ट एंट्री कंसिडरेशन ड्यू करने की, पेमेंट करने की, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्रीज दोनों ही मेथड में क्या रहेगी, सेम रहेगी. अब कोई भी क्वेश्चन मर्जर से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको कहा था आपको क्वेश्चन में 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं. पहली, क्या सारी एसेट लाइबिलिटीज़ ली जा रही है. सेकंड, एग्रीड वैल्यू किसी की भी क्वेश्चन में दी हुई नहीं होनी चाहिए. एग्रीड वैल्यू अगर दे दी है इसका मतलब मैं एंट्री भी किस पे करूँगा, एग्रीड वैल्यू पे. इसका मतलब मैं क्वेश्चन परचेज से ही सॉल्व करूँगा. कोई क्वेश्चन बाई चांस ऐसा आ जाए कि एग्रीड वैल्यू दे दी, फिर आगे चल के कह दे एंट्रीज बुक वैल्यू पे करना, तो अलग बात है, फिर वो क्या हो जाएगा, मर्जर, अदरवाइज परचेज. और तीसरा, परचेज कंसिडरेशन जो इक्विटी शोल्डर्स वाला है उसका 100% पेमेंट किस में होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स में. प्रेफरेंस होल्डर्स वाले को भले ही आप कैसे ही पे करो, उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, तो ये 3 कंडीशन है तो हम क्वेश्चन मर्जर से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज परचेज मेथड ही लगाना होगा. एक लास्ट एंट्री परचेज मेथड में एक्स्ट्रा है. हाँ, जो कल अपन बात कर रहे थे कुछ स्टैचुरी रिजर्व्स की, ये वो रिज़र्व है जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाने होते हैं. मर्जर में तो हम जो सेकेंड एंट्री करते हैं, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज़, उसी के अंदर स्टैचुरी रिज़र्व आ जाता है. ठीक है, तो उसमें आपके स्टैचुरी रिज़र्व आ गए बुक्स में, बैलेंस शीट में दिख गए, परचेज़ में तो आए नहीं हैं. तो परचेज़ में भी इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए हाँ, हम ये रिज़र्व को बुक्स में लेके आते हैं एक अलग एंट्री करके, टू स्टैचुरी रिज़र्व. आप कहेंगे एंट्री तो कर दी, डेबिट किसको करें, तो एक डमी अकाउंट खोल देते हैं कॉल्ड एज अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिज़र्व अकाउंट. हाँ, देखिए इनकम टैक्स वाले क्या देखेंगे, बैलेंस शीट में रिज़र्व है क्या, आप कहेंगे है ना, कैसे बनाए उसको क्या लेना देना. ठीक है, मतलब इस चैप्टर में फुल टू आप कहेंगे किस तरह से गैला बनाया जा सकता है. ठीक है, वो सब हम कर लेते हैं. तो अब यहाँ पर एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिज़र्व नाम से अकाउंट खोल देते हैं और ये एंट्री करके स्टैचुरी रिज़र्व बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, और दोनों आते हैं रिज़र्व सरप्लस में ही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. अब सुनिए इसका भी एक फ़र्क. मान लीजिए स्टैचुरी रिज़र्व 3 साल तक मेंटेन करना है, तो मर्जर में तो ये एंट्री हो गई, परचेज़ में ये हो गई. 3 साल बाद क्या होगा, परचेज़ में एंट्री रिवर्स कर देंगे, दोनों अकाउंट क्लोज. कुल मिला के सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाने के काम आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, नील. मर्जर में 3 साल बाद भी फ़ायदा होगा. मर्जर में 3 साल बाद एंट्री होगी स्टैचुरी रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू फ्री रिज़र्व, मतलब बाद में भी क्या होगा, फ्री रिज़र्व्स और बढ़ जाएंगे. तो दैट इज़ द बिग एडवांटेज ऑफ मर्जर. एक तो गुडविल कैपिटल रिज़र्व की जगह क्या आता है, फ्री रिज़र्व, और दूसरा बाद में भी क्या होगा, फ्री रिज़र्व. और एक मैंने आपको कल तरीका बताया था फ्री रिज़र्व्स को बढ़ाने का या गुडविल कम करने का, कि शेयर जो दिए हैं देंगे भले ही 10 रुपये का शेयर 50 रुपये में, पर उसकी एंट्री बुक्स में 10 रुपये पे करके वो 40 रुपया जो प्रीमियम में जाना था उसको मर्जर में किधर भेज देंगे, फ्री रिज़र्व. या अगर वो परचेज़ मेथड है तो उतना गुडविल हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस, या गुडविल हो सकता है एलिमिनेट होकर के क्या बन जाएगा, कैपिटल रिज़र्व. हाँ, आप कहीं वो भी हर क्वेश्चन में करना है क्या, 50 रुपये का शेयर 50 पे एंट्री नहीं करके 10 पे, नो. वो क्वेश्चन कहेगा तो ही करना है, अदरवाइज़ नॉट. चलिए वापस थ्योरी पे आइए, बोलिए जी. कैलकुलेटर कौन सा चाहिए,
नाम बोलो। दिखता ऐसा ही है वो। अच्छा, चलो भाई आपने। मतलब नंबर देख के पहचान मोटी सा नंबर है दूसरा सा। अरे बाप, मेरे को नहीं दिख रहा है भाई। हैं जी। मेरा ये सब मेरा ही है। हाँ हाँ, रखो जी। चलिए अब हाँ, थ्योरी निकालिए। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, पेज नंबर 124। हाँ, वो था ना अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। 3-4 लाइनें खाली हैं, उसके बाद वहाँ भर दो, लिखो। लिखे इन क्वेश्चंस सॉरी, इन क्वेश्चंस हटा दो, वो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ, कार्ड तो ऐसा कर रहे हो जैसे कोई पहली बार नोटबुक में कुछ काटा पीटी हो रही है, हैं? ठीक है, हाँ, काट दिया भाई। हाँ, लिखे even if conditions of merger are fulfilled, even if conditions of merger are fulfilled, amalgamation may be recorded as purchase. Amalgamation may be recorded as purchase. तो मर्जर की कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर भी किसी को परचेज मेथड लगाना है, मना नहीं है, लगा सकता है। हाँ, मर्जर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो कोई ऑप्शन नहीं है, परचेज मेथड ही लगेगा। इसका रीज़न बताता हूँ, कोई परचेज मेथड में क्यों जाएगा। अपन ने सेकेंड वाली एंट्री मर्जर में क्या देखी, एसेट्स डेबिट, बुक वैल्यू टू लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर गोज टू फ्री रिजर्व्स। बाई चांस सेकेंड वाली एंट्री में फ्री रिजर्व डेबिट आ रहा है, वो कहेंगे ये क्या काम का, फ्री रिजर्व डेबिट आने का मतलब जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है वो और कम हो जाएंगे, तो उससे बजाय परचेज ही ठीक है। डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, गुडविल में, तो फिर उनकी इच्छा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब समझिए, फ्री रिजर्व क्रेडिट आ रहा है तो इच्छा क्या रहेगी, मर्जर। फ्री रिजर्व डेबिट आ रहा है तो क्या, गुडविल होए तो ही ठीक है, धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, तो इसलिए वो ऑप्शन उनके लिए क्या है, खुला है। हाँ, अगले पेज पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट परचेज मेथड, हाँ उसमें कुछ तो लिखाया हुआ था ना, नो न्यू गुडविल कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैन बी रेज, जो पुराना वाला था वो एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ, और परचेज मेथड में रिजर्व सरप्लस किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं होगा, और बैलेंसिंग फिगर अगर कोई है तो कहाँ जाएगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। अब परचेज के बाद एक नोट डाल दो, जगह होगी ना काफ़ी सारी। हाँ, लिखिए इन क्वेश्चंस, नोट डालो, इन क्वेश्चंस we can apply pooling of interest, we can apply pooling of interest ब्रैकेट में मर्जर। हाँ, हम मर्जर क्वेश्चन में कब मान पाएंगे, कब कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस वी कैन अप्लाई पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में मर्जर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। हाँ, आप कहेंगे 5 है ना, वो तो हमको मालूम ही है, पर क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरह से नज़रिया होगा देखना। ये फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, मर्जर की 5 कंडीशन है, पांचों ही देखनी होती है, पर क्वेश्चन में देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लिखिए पहला, ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज़ आर टेकन ओवर, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़
आर टेकन ओवर। हाँ जी, दूसरा, नो एग्रीड वैल्यू of any asset oblique liability, no agreed value of any asset oblique liability is given। किसी भी एसेट लाइबिलिटी की एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। एक की भी दे दी आपने कहा हम तो परचेज से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तीसरा, पेमेंट टू इक्विटी शोल्डर्स should be fully in form of equity shares। Payment to equity holders should be fully in form of equity shares of purchasing company। बस ये तीन चीज़ें हैं। आप कहेंगे मर्जर की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लग सकता है, हाँ उसमें भी लगाना है नहीं लगाना है हमारी चॉइस है, हाँ बट आई विल प्रीफर कंडीशन फुलफ़िल हो रही है अपन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएंगे। हाँ ऐसे क्वेश्चंस में नोट ज़रूर डालेंगे कि मर्जर की कंडीशन फुलफ़िल हुई है इसलिए हमने पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाया है, और नहीं भी लगाना है तो भी नोट डालना है, फिर भी हमने क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है परचेज मेथड लगाया है। अदरवाइज़ तो क्वाइट पॉसिबल क्वेश्चन आपको कह ही देगा कि मर्जर से सॉल्व करना है या परचेज से, ओके, बट जहाँ नहीं कहे वहाँ ये पोजीशन रहेगी। हाँ जी अब एक और क्वेश्चन अपन परचेज कंसिडरेशन वाला कर लेते हैं, या चलिए वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन 6, हाँ 6 क्वेश्चन। Following are the balance sheets of X Limited and Y Limited. Balance sheet March 23. Share capital, equity share capital rupees 10 each. Preference share capital, general reserve, export profit reserve। हाँ अब आप कहेंगे ये जो भी नए नाम आएंगे ना ये मान के चलो सब स्टैच्यूटरी रिजर्व है। वैसे मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट बना ही लो, लास्ट में ना स्पेस फॉर नोट्स वहीं पे बना लीजिए। लिस्ट ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व्स। हाँ कुछ स्टैच्यूटरी रिजर्व्स ऐसे हैं जो अब इनकम टैक्स एक्ट में ख़त्म हो चुके हैं, मतलब वो नए लॉ में या ये आज के असेसमेंट ईयर में है ही नहीं, पर पहले के बने हुए तो हो ही सकते हैं जिनका टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है, तो इसलिए अपने क्वेश्चन में तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लिखिए पहला, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तीसरा, फॉरेन प्रोजेक्ट्स रिजर्व। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिजर्व। नेक्स्ट, शिपिंग बिजनेस रिजर्व, ये शिपिंग कंपनीज के लिए है, शिपिंग बिजनेस रिजर्व। नेक्स्ट, चाय टी डेवलपमेंट अकाउंट, चाय वाली कंपनियों के लिए भाई, टी डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है। बाकी आप इनकम टैक्स में और देख लेना कोई नया आया हो तो, ठीक है। वो इनकम टैक्स एक्ट में होता ही नहीं ऐसा कोई, हो तो आप ढूंढ लेना भाई, मेरे पास तो ये पुराने वाले नाम हैं, मेरे इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं एक्सेप्ट टैक्स भरने का, ठीक है। हाँ आपका तो अभी तक देना ही देना है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स एंड वाई मार्च 23। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है।
दोनों को जो भी पैसा देना है वो पीसी का पार्ट होगा। जनरल रिज़र्व है, ये फ्री रिज़र्व होता है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिज़र्व, ये आपका स्टैचू रिज़र्व हुआ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व, ये भी स्टैचू रिज़र्व हुआ। पिनल अकाउंट, ये आपका वापस फ्री रिज़र्व हो गया। 12% डिबेंचर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड, एक्स ने वाई को ख़रीदा, तो एक्स कौन हुआ? परचेजिंग कंपनी, वाई हुआ वेंडर कंपनी। तो पीसी किसका निकालना होगा? वाई लिमिटेड, वेंडर कंपनी को कितना पैसा देना है। ऑन 1 अप्रैल एक्स डिस्चार्जेस परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। एक्स डिस्चार्जेस मतलब इट पेज परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। क्या क्या दिया? पॉइंट नंबर 1, इश्यूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार टू इक्विटी शोल्डर्स ऑफ वाई। हाँ, तो वेंडर कंपनी के इक्विटी शोल्डर्स को परचेजिंग कंपनी ने अपने 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए ऑफ 10 ईच एट पार। मतलब हाँ, कितने शेयर दिए हैं सीधा ही क्वेश्चन ने दे दिया। 3.5 लाख शेयर 10 रुपये वाले। हाँ, मतलब अपने को एसेट माइनस लाइबिलिटी करके नंबर ऑफ शेयर निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। कौन सा मेथड हुआ? पेमेंट मेथड। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। हाँ, 15% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 रुपये वाले, किस वैल्यू पे? पार पे। टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ वाई। वाई कौन है? वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर्स को डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब रिडीम, पेमेंट, टू पे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई एट 10% प्रीमियम। हाँ जी, क्या है? इश्यू प्रीमियम पर है या रिडम्पशन प्रीमियम पर है? बहुत ध्यान से यही देखना है, इश्यू प्रीमियम पर है या रिडम्पशन प्रीमियम पर है। इशू या रिडम्पशन? देखिए, वेंडर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर 1700 के हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूँ रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो आइल से 1700 की जगह 1870 देने, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस अगर आपने कह दिया पार है तो किससे डिवाइड होगा? 100। और अगर आपने कहा नहीं इशू प्रीमियम पर है तो 1700 प्लस रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, और डिवाइड किससे होगा? बहुत फ़र्क आ जाएगा ना आंसर में। ठीक है, एक तो 1870 डिवाइड बाई 100, एक 1700 डिवाइड बाई 110, तो नंबर ऑफ़ शेयर जो देने हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए, रिडम्पशन प्रीमियम पर है या इश्यू प्रीमियम पर है? रिडम्पशन या इश्यू? ध्यान से पढ़ो, वापस ध्यान से पढ़ लो भाई। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं रिडम्पशन प्रीमियम पर है? ओके, बाकी लोग इशू पर हैं। तो यही है, फिर दो ही है चॉइस तो। जो परचेजिंग कंपनी है वो अपने शेयर्स तो सामने वाले को इशू करेगी ना। हाँ, वो तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्यों रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं हो सकता? सामने वाला जो पैसे ले रहा है वो प्रीमियम पे ले रहा है। बाकी बीच वाली हटा दो, एट 10% प्रीमियम। तो क्वेश्चन चेंज कर दो आप तो एक काम करना, अमालगमेशन वाला क्वेश्चन ही हटा देना पेपर में से। कल के पेपर में 14 नंबर अमालगमेशन, 14 नंबर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, 14 नंबर होल्डिंग कंपनी। मतलब पिछला चैप्टर, ये चैप्टर, अगला चैप्टर, 50% तो यही हो गया कोर्स हैं। और एक 7 नंबर कैश फ्लो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जी। बाई बैक में पॉइंट पड़ा है, किया हुआ है। ओन डिबेंचर किया है ना, क्वेश्चन किया है अपन ने बाई बैक में। तो बस आ गया, क्या हो गया? वो ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट में चले जाओ, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। अमालगमेशन तो हो ही सकता है ना क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ये नहीं है कि भाई साइंस का कोई फार्मूला आ गया है कि H2O में से हाइड्रोजन कैसे अलग किया जाए, वो नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ जी, तो इश्यू प्रीमियम
कितने लोग? बस 2 जने, 3 जने, 4 जने, 5 जने, बस। क्वेश्चन, हाँ, इशू प्रीमियम पर है। ओके, चलो वापस पढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? पॉइंट नंबर सेकेंड, issued 15% preference shares of 100 each at par. क्या क्वेश्चन 7 देख रहे थे आप? हाँ जी, तो इश्यू किस पर है? पार पर। टू मतलब किसके लिए देना है? टू रिडीम प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ वाई एट 10% प्रीमियम। इश्यू एट पार टू रिडीम एट प्रीमियम, तो रिडम्शन प्रीमियम पे करना है। मतलब उन्होंने कहा 1700 प्लस 10% 1870 चाहिए। परचेजिंग कंपनी ने कहा हमारा एक शेयर 100 रुपये वाला पार पे दिया जाएगा, तो डिवाइड बाई 100। अच्छा, दोनों में प्रीमियम हो सकता है, कोई मना थोड़ी है। इश्यू भी प्रीमियम पर, रिडम्शन भी प्रीमियम पे। मान लो क्वेश्चन कहता इश्यू एट 5% प्रीमियम, तो डिवाइड बाई कितना हो जाता? 105। क्यों? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने देने हैं वो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, एग्रीड वैल्यू कितनी हो गई? 1700 प्लस 10। आप इसको ऐसे समझिए, वेंडर कंपनी के शोल्डर ने कहा हम अमालगमेशन के लिए तभी तैयार होंगे जब हमको 10% प्रीमियम मिले। यानी कि उनको 1700 की जगह कितना चाहिए? 1870। अब अगर चेक काट के दोगे कितने का देना पड़ेगा? 1870। आपने कहा नहीं नहीं, हम हमारे शेयर दे देते हैं, तो अगेन वापस क्या बात आएगी? एक शेयर किस रेट पे इश्यू किया जाएगा? इश्यू 100 पे है तो 1870 डिवाइड बाई 100, 105 है तो 1870 डिवाइड बाई 105, और बाई चांस 10% डिस्काउंट पे है तो 1870 डिवाइडेड बाई 90। हाँ, शेयर में डिस्काउंट नहीं होता, पर डिबेंचर्स में तो हो ही सकता है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या चाहिएगा? इश्यू प्राइस। पर टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिएगा? रिडम्शन वैल्यू। हाँ, ये मेरी अग्रीड वैल्यू है, कितने पे क्या हुआ? अग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो अंडरलाइन कर देना एट पार। कोई बात नहीं है, बस तो 5 जने टॉफ़ी ले लेना भाई, दे देना, मतलब सॉरी, चॉकलेट है जी। अभी वापस आने दो, क्या कहते हैं वो, कैलकुलेटर इस बार वापस आने दो। हाँ, डिबेंचर्स ऑफ वाई विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स। अब वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स को परचेजिंग कंपनी अपने सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स देगी। हाँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। तो अपने वो डिबेंचर्स को नए डिबेंचर देने वाली एक फॉर्मेलिटी वाली एंट्री करनी है। नेक्स्ट, स्टैचू रिजर्व ऑफ वाई आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। ये लाइन नहीं भी लिखता तो अपन मान के चलते वाई में अगर स्टैचू रिजर्व है तो उसको रखना है। शो बैलेंस शीट ऑफ एक्स आफ्टर अमालगमेशन ऑन द अजम्पशन, फर्स्ट मर्जर है, सेकंड परचेज है। मतलब एक ही क्वेश्चन दोनों तरह से करने का कह दिया। अच्छा, पहले ये देखिए क्या मर्जर की कंडीशन फुलफिल हो रही है? पहली चीज़, क्या सब एसेट लायबिलिटी जा रही है? कुछ बोला ही नहीं, क्या जा रहा है? तो सब जा रहा है। एग्रीड वैल्यू किसी की भी नहीं दी है तो बुक वैल्यू पे ही करना पड़ेगा। तीसरा, इक्विटी शोल्डर को इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के अलावा कुछ नहीं देना है। दे रहे हैं क्या? ये सिर्फ इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर। आपका यहाँ 3 चीज़ें, मर्जर की कंडीशन फुलफिल्ड। हाँ, मर्जर होते हुए भी परचेज तो लगा ही सकते हैं। तो आप कहेंगे क्वेश्चन 2 बार करना पड़ेगा, करेंगे ताकि इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा सा फ़र्क भी समझ में आ जाए कि मर्जर वर्सेस परचेज में एंट्री में कहाँ चेंज आया। अब पहला क्वेश्चन मेरा, परचेज कंसिडरेशन मर्जर का परचेज का अलग अलग होगा कि सेम होगा? वो हमेशा सेम होगा। आपका मेथड ऑफ, ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ये आपके कभी भी परचेज कंसिडरेशन को चेंज नहीं कर सकता। भाई बिजनेस क्या भाव पे बेचना है, ख़रीदना है, वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग थोड़ी डिसाइड करेगा, वो तो आपका नेगोशिएशन डिसाइड करेगा। अच्छा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले पीसी निकालना है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो गलत निकला तो फिर आगे कुछ सही होगा ही नहीं।
और पीसी निकालते वक्त आपको क्या चेक करना है, पेमेंट मेथड है या नेट एसेट्स है। नेट एसेट है तो मेहनत ज़्यादा है, पेमेंट है तो मेहनत कम है। तो यहाँ इक्विटी होल्डर को कितने शेयर देने हैं, प्रेफरेंस होल्डर को क्या देना है, सब दिया हुआ है। उसके लिए एसेट माइनस लायबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट मेथड हुआ। तो सबसे पहला काम होगा पीसी निकालना। उसके बाद क्वेश्चन ने तो कहा है सीधी बैलेंस शीट्स बना लो। सुनो भाई, सीधी बैलेंस शीट बनेगी नहीं, तो अपने को वर्किंग नोट में एंट्री रिलीज करनी है। कौन कौन सी? बेसिक वाली 3 एंट्रियाँ तो करनी है, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, एसेट लाइबिलिटीज़ वाली, पेमेंट वाली, और इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी है, डिबेंचर्स वाली। हाँ, रीज़न, अब जो एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी अमालगमेशन के बाद, क्वेश्चन ने जो पहले से बैलेंस शीट दी हुई है एक्स की, प्लस जो वाई का बिज़नेस खरीदा, वो सब रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट बनाते वक्त शेड्यूल 3 की कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे भाई। एक तो वही नोट्स बनाने हैं, एक शेयर कैपिटल में, एक रिजर्व सरप्लस में, और एक फिक्स्ड एसेट्स। इन 3 जगह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस, फिक्स्ड एसेट में तो वही एडिशन डिडक्शन शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है ना भाई। कुछ भी प्लस माइनस हुआ बताना हो तो जैसे इंटरनल में बताया था वैसे यहाँ पर। और एक शेयर कैपिटल में, क्योंकि आपने वेंडर कंपनी को शेयर्स दिए और वो जो शेयर इशू हुए वो कौन से वाले हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो याद है भाई शेड्यूल 3 में शेयर कैपिटल के बाद नोट आता है 3 चीज़ों के लिए, एक बोनस के लिए, एक बाईबैक के लिए, और एक कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए। तो वो याद रख के लिखना है। शुरू करिए भाई। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में, हाँ कौन सा मेथड है, पेमेंट मेथड। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाँ उनके लिए परचेजिंग कंपनी ने कहा है सीधा ही 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स देंगे ऑफ 10 ईच। हाँ कितने पे, इशू प्राइस क्या है, हाँ एट पार लिखा हुआ है। आप कहीं बाई चांस नहीं लिखा हुआ होता तो अपने 3.5 लाख शेयर तो उतने ही रहेंगे। अब वो चाहे 10 रुपये वाला है चाहे 25 वाला है, जब भाव ही नहीं दिया है तो अपन तो एंट्री 10 पे कर देंगे। हाँ जी, तो 3,500 हो गया रुपीज़ इन थाउजेंड्स में। अच्छा, वेंडर कंपनी में शेयर कैपिटल है कितनी भाई, 3,000 है। पेमेंट कितना हो रहा है, 3,500। आप कहीं ज़्यादा क्यों हो रहा है, हो सकता है भाई वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू कम है, तो जैसा भी है। नेक्स्ट, हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हाँ, पीसी की डेफिनेशन में 2 लोग आते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो 1700 के हैं उनको 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब 1700 की जगह 1870 देना है। और शेयर एक कौन से भाव पे देना है, नया वाला 100 रुपये। तो अपने को नंबर ऑफ़ शेयर निकालने का एक कैलकुलेशन तो बताना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन समझ लो भाई। फेस वैल्यू इन वेंडर कंपनी का नाम क्या है, वाई लिमिटेड। ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ कौन सा भाई, वेंडर कंपनी। कितना है, 1700। एड प्रीमियम ऑन कौन सा वाला, रिडम्पशन लिख दो चाहे डिस्चार्ज लिख दो, ऑब्लिक डिस्चार्ज। हाँ कितना, 170। तो इसको अपन क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, एग्रीड वैल्यू। तो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ भाई आपको 1870 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो थे तो 1700 ही, उन्होंने कहा 10% प्रीमियम, क्योंकि 1870 मिल जाएगा। ये 1870 रुपीज़ इन थाउजेंड्स में है। हाँ, परचेजिंग कंपनी ने कहा पेमेंट शेयर्स में होगा। एक शेयर क्या भाव पे इशू किया जाएगा, पार पर। हाँ जी, तो इसी के नीचे मैं और लिख दूँ भले, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एट पार, कितना हुआ भाई 100। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इश्यूड, हाँ कितने इशू करने हैं भाई, हाँ वैसे 18,700 हो गए। 18.7 इन थाउजेंड्स में आया ना।
तो 18,700 शेयर, ठीक है। तो 18,700 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार, अमाउंट कितना हुआ भाई 1870। अच्छा, अमाउंट तो वही रहेगा ना, एग्रीड वैल्यू। तो हमने प्रेफरेंस होल्डर को बोला 1870 रुपये देंगे, तो वो अमाउंट 1870 आ गया। हाँ, अगर ये प्रेफरेंस शेयर 100 वाला 150 में देते तो 1870 डिवाइड बाई 150 करते। हाँ, पर वापस जितने नंबर ऑफ़ शेयर आते हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करते, 150 से, तो अमाउंट आपका वही आएगा। बोलिए जी। हाँ जी। हाँ, तो अगर ऐसा होता है यहाँ पे 90% जगह अगर मान लें 80% ही शेयर दिए होते तो फिर एक मिनट, आप कौन से कैलकुलेशन कर रहे हो? मर्जर के अंदर थर्ड कंडीशन है ना कि 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स को मतलब इक्विटी शेयर से लेने, मतलब वो अगर होल्डर एग्री करेगा तो यहाँ पे अगर 30 लाख की जगह कुछ कम कैपिटल देने की होती है तब कम इशू करते हैं। अब आप अभी तक समझ ही नहीं पाए, रुको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। वो कंडीशन क्या है ना, आप क्या सोच रहे हो? वो 3,000 का 90% की बात ही नहीं हो रही है। समझा देता हूँ। हाँ जी, हो गया यहाँ तक? एक थोड़ा सा डाउट है कि 90% ऑफ इक्विटी शोल्डर का मतलब क्या है। सपोज़ ये 3,000 की कैपिटल है, मतलब कितने शेयर हुए? 3 लाख शेयर हुए। अब ये 3 लाख शेयर मान लीजिए 5 जनों के पास हैं। इस कंपनी में 5 शेयर होल्डर हैं, A, B, C, D और E। ओके। 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर, 80,000 शेयर, 10,000 शेयर और 10,000 शेयर। हो गया भाई, 3 लाख शेयर। नाउ थर्ड कंडीशन सेज शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% कैपिटल, जिनके पास इस कंपनी के 90% शेयर हैं। 3 लाख का 90% यानी कि जिनके पास 2,70,000 शेयर हैं, उनको परचेजिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनाना है। अच्छा, आपके पास मान लो किसी कंपनी के 90% शेयर, क्या 100% शेयर हैं, और मैंने कहा हो मैं आपको मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनाता हूँ, 1 शेयर दे करके बन गए शेयर होल्डर? तो या बहुत सारे देने पड़ेंगे? जितने शेयर है उसके बदले में उतने ही देने पड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप मान लीजिए इसमें 270 को तैयार करना है, 270 जिनके पास है। अब ये 2 लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, नहीं अमालगमेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स लिमिटेड हाय हाय ये वो, भले ही कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, अगर ये 3 जने कह रहे हैं यस तो मर्जर होगा। लॉजिकल है। जिनके 90% पैसे लगे हुए हैं वो तो चूँ चाँ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अगर अमालगमेशन रियली बेनिफिशियल नहीं है, मतलब ठीक है डिट्रीमेंटल है, तो क्या ये लोग तैयार होंगे जिनके 90% पैसे लगे हुए हैं? ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये तैयार है मतलब मर्जर हो सकता है। हाँ, अब मान लीजिए इसको मैं थोड़ा और कम कर दूँ, 60, 20, 20। अब ये 2 जने मना कर दे तो पंगा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे एक जने को तो क्या करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा कि इसको तो भले ही चिल्लाने दे, तू हमारे साथ आ जा। अब सुनो, ये 3 लाख शेयर्स की मान लीजिए आज इंट्रिंसिक वैल्यू, सुनना ध्यान से, 20 रुपया पर शेयर है, यानी कि इनको टोटल अमाउंट कितना मिलना चाहिए? 60 लाख रुपए। तो अब आप कहेंगे इनको 60 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब वो 60 लाख रुपए का पेमेंट परचेजिंग कंपनी ने कहा हम तो चेक में करेंगे भाई, 60 लाख रुपए दे देंगे। हाँ, ये कितने पैसे ले जाएगा घर पे? 20 लाख, ये 20 लाख एंड सो ऑन, सब 20-20 रुपए से पैसे ले जाएंगे, घर चले गए। तो थर्ड कंडीशन वॉयलेट हो गई। थर्ड कंडीशन ने कहा था इनको शेयर होल्डर बनाओ। अच्छा, अब मैं ले रहा हूँ, सभी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, चलो ये काम करते हैं, इन लोगों को तैयार कर देते हैं। ये इसने मना कर दिया, तो इसको मैं इंटू 20 रुपया क्या करूँगा? 4 लाख रुपया कैश दे दूँगा। पीछे कितना बचा? 56 लैक्स। तो आप कहेंगे अब इनको पेमेंट किस फॉर्म में करना है? शेयर्स में। अब सुनना, परचेजिंग कंपनी ने कहा ओके 56 लाख रुपए देने। परचेजिंग कंपनी ने कहा हमारा एक शेयर का वैल्यू 50 रुपया है, तो कितने शेयर पकड़ाएगी भाई? 1 लाख।
अब ये 1,12,000 शेयर आप इन सब में क्या करोगे, बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे, इसी रेशियो में। अच्छा, वैसे भी परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 50 रुपये का है, वेंडर कंपनी का एक शेयर कितने का था, 20 रुपये का। मैंने आपको कहा था एक्सचेंज रेशियो इसका उल्टा कर दो, 50 के बदले में 20 शेयर, मतलब वेंडर कंपनी के 50 शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी के 20 शेयर दे दीजिए। तो 1 लाख के बदले में आप क्या कहोगे, इंटू 2/5, 40,000, ये 20, हाँ देख लो भाई, हो गई 1,12,000 की टोटल। ठीक है, अब ये फोर्थ कंडीशन कहते हैं इनको सिर्फ शेयर दो। अब थर्ड कंडीशन ने कहा इनको शेयर होल्डर बनाओ। सपोज फोर्थ कंडीशन नहीं होती, आप कहते अच्छा शेयर होल्डर बनाना है, एक काम करो सबको एक एक शेयर दे दो। शेयर होल्डर बन गए, एक एक शेयर मतलब कितने रुपए के हुए, 50 रुपए के। अब आप ये कहेगा मेरे को पैसे कितने मिलने चाहिए, 20 लाख। 20 लाख में से 50 रुपया रोकड़ दे दिया, कैश कितना दे दिया, 19,99,950। इसको भी 19,99,950। थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन ने कहा सबको शोल्डर बनाओ, आपने कहा बना दिया। होता है ना भाई टोकन के भाई नाम के लिए शोल्डर बना लिया है। और अब जब पैसे देने का टाइम आया, आपने कहा एक एक शेयर पकड़ा दो। थर्ड कंडीशन फुलफिल्ड, बाकी कैश दे दो। अच्छा, कैश देने का मतलब ये आपने उनका बिजनेस क्या कर लिया, खरीद लिया है। तो फोर्थ कंडीशन ने कहा रुको, इन लोगों को कैश नहीं देना है, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शेयर्स देने हैं। मतलब इसका 20 लाख बनता है ना, पूरा पेमेंट शेयर्स में होना चाहिए। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो कितने शेयर देने पड़ेंगे, 40,000। हाँ, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपके ये 1 लाख शेयर हैं, आपने रेशियो लगाया 40,000 बराबर आ रहा है। कल को मान लो ये रेशियो ऐसा हो कि 2/3 हो, कि भाई 3 शेयर के बदले में 2 शेयर देने हैं। तो जिसके पास 1 लाख शेयर है इंटू 2/3 करोगे क्या होगा, फ्रैक्शन आएगा। तो 66,666.67। तो अपन क्या करेंगे, वो 0.67 के लिए कैश दे देंगे, वो एएस परमिट करता है। ठीक है, हाँ। अब 3 लाख के बदले में 270 शेयर का कोई रूल नहीं है। 3 लाख के बदले में हो सकता है 30,000 शेयर ही मिले। वेंडर कंपनी का एक शेयर का भाव 20 रुपया, परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 200 रुपये का। व्हाट विल हैपन, 10 के बदले में एक शेयर। तो आप कहें अरे 3 लाख के बदले में 30,000 ही दिए, 90% तो दिए ही नहीं। वो 90% ये नहीं है कि जितनी कैपिटल है उसके 90% शेयर वापस मिलने चाहिए। इनकी जो शेयर होल्डर हैं उसमें से 90%। और मान लो यहाँ पे मिस्टर ई नहीं है, 100 शेयर करके 200 जने हैं, ये सब मना कर देते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करूं तो 4 जने ये, 100 जने ये, टोटल कितने शेयर होल्डर हुए, 104 शेयर होल्डर। अब आप कहेंगे 104 में से 90% को नहीं मिलाना है, मतलब भीड़ की क्वांटिटी नहीं है यहाँ, अमाउंट वालों के जिनके पैसे 90% लगे हुए ना, वो तैयार होने चाहिए, बाकी लोग भले ही चल जाते रहें। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए जी, हाँ, परचेज कंसिडरेशन की टोटल लगाओ 5370। यहाँ पे अगर 90% ऑफ उनकी वैल्यू का पेमेंट नहीं होता तो अपन परचेज मानते हैं। नहीं, 90% की वैल्यू का पेमेंट मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पाया, आप क्या पूछना चाहते हो। ये 3.5 लाख शेयर सबसे पहले किस में बांटोगे, सबके ही, सब में बांटोगे या एक जने को दोगे, ये सबका ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको ये करवाना चाहेगा तो क्वेश्चन पहले कहेगा ये जो 3 लाख शेयर हैं इसमें से इतने शेयर तैयार नहीं हैं, तो जाकर के वो 90% की कंडीशन वॉयलेट होगी। और वो एग्ज़ाम में आज तक कभी आया नहीं, ना आएगा, क्योंकि टाइम तो आधा घंटा ही मिलता है ना, फिर आपको सबका हिसाब किताब करने थोड़ी बैठाएगा। ये तो मैंने इतना डिटेल दे दिया, क्वेश्चन शेयर होल्डर की डिटेल भी नहीं देगा, किसके पास कितने शेयर हैं। रियल लाइफ में क्या होगा, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, कोई 100 शेयर लेके बैठा है, कोई 20 शेयर लेके बैठा है। अब मान लो मेरे पास इस कंपनी के 2 शेयर हों, अमालगमेशन में हुआ 5 के बदले में 2 दिए जाएंगे। अब क्या मिलेगा मेरे को, आप कहेंगे 2 × 2 डिवाइड बाई 5, 0.8 शेयर।
मतलब रियल लाइफ में जो अपन ने जो फ्रैक्शन किया है ना, पूरे क्वेश्चन में 20 रुपये 30 रुपये किया, पता चला रियल लाइफ में 60 लाख रुपए में से 5-6 लाख 10 लाख तक कैश आता है। किसका? फ्रैक्शन का। क्यों? कि छोटे छोटे शोल्डर स्कूप होते हैं, हर एक का रेशियो आता है। देखिए अपन एक तो करते हैं 3 लाख शेयर पे 2/5, एकदम फटाफट आता है। और एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर की होल्डिंग पे 2/5 करूँ, पता चला कि फ्रैक्शन दुनिया भर का आ रहा है, तो वो सबको कैश देते जाएंगे। फ्रैक्शन वालों को भले ही कैश देते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ 90% का मतलब है 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो मना कर रहे हैं। अब यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है भाई ये शेयर देने हैं। अब ये 35,000 दे तो भी मेरे घर का कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। 3,500 दे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई वैल्यू होगी ना। भाई आपने 1 किलो चांदी दी, 1 किलो सोना वापस दिया ही नहीं, और वो कहाँ से देगा भाई? वो 100 ग्राम भी नहीं देगा ना। आप कहेंगे 100 ग्राम तो दे दे, 10% नहीं देगा, ठीक है। वो 10 ग्राम 12 ग्राम पे रुक जाएगा। तो अंडरस्टैंड, अब इसके शेयर की वैल्यू और इसके शेयर की वैल्यू के कारण ये नंबर ऑफ शेयर्स आप गलती से भी कभी मैच करने की कोशिश करना ही मत। वो अपन कई तरह से समझ चुके हैं। एक 50 रुपये का, एक 20 रुपये का, ये कर दूँ 500 रुपये का, व्हाट विल हैपन? इसके 500 शेयर के बदले में 20 शेयर, मतलब 50 शेयर के बदले में खाली 2 शेयर। एक और जीरो बढ़ा दो भाई, MRF वाला कल को ख़रीदने आ जाए, एक शेयर 1.5 लाख रुपए का, और आपने कहा हमारी कंपनी का शेयर 20 रुपये का, तो रेशियो क्या जाके बनेगा? ठीक है ना। और अपन MRF को ख़रीदने जाएं तो रेशियो कितना अच्छा लगेगा। एक एक शेयर होल्डर को 10-10 हज़ार शेयर दिए जाएंगे भाई, एक एक शेयर के बदले में। भाई आपने कहा हमारा शेयर तो 15 रुपये का ही है, आपका 1.5 लाख रुपए का है, तो अब एक्सचेंज रेशियो, ठीक है, अपन MRF को ख़रीदें तो, ठीक है। अंडरस्टूड? मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स का इस नंबर ऑफ शेयर से कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ये है, ये शेयर होल्डर में से कौन कौन तैयार नहीं है, वो 90% की बात हो रही है। 3 लाख का 90%, 270, ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर जिनके पास हैं, उन लोगों की बात हो रही है। इन लोगों को मतलब 270 के बदले में सिर्फ और सिर्फ इनको क्या करना है? शेयर्स। जो 10% तैयार नहीं है उनको आप क्या कर सकते हो? कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब, हाँ, पे टेंशन। तो परचेज कंसिडरेशन तो अपन ने निकाल लिया, मर्जर में भी यही रहेगा, परचेज में भी यही रहेगा। अब अपन एक काम करेंगे, रजिस्टर का आमने सामने, आगे पीछे नहीं, आमने सामने। एक बार मर्जर से एंट्री लिखेंगे, सामने वाली साइड में परचेज। वो याद है ना, पिछले चैप्टर में एक अपन ने किया था ना, वो कौन सा क्वेश्चन? शेयर सरेंडर वाला, ठीक है। तो वही टेक्निक लगानी है। हाँ, ये मैं हटा रहा हूँ भाई। यस, अपन पहले इसको मर्जर से सॉल्व करते हैं। हाँ, जर्नल बना लीजिए। हाँ, फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी भाई? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कितना आया था? 5370 टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, वाई है ना नाम, 5370। हाँ, ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स। तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 5370। हाँ, सेकेंड एंट्री, हाँ परचेज मेथड बाद में करेंगे, पहले मर्जर की 3 एंट्रियाँ कर लेते हैं, फिर परचेज वाला कर लेंगे। हाँ, सेकेंड एंट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। मर्जर में क्या करना होता है भाई? सारी एसेट, लाइबिलिटीज़, रिजर्व, सरप्लस, सब कुछ बैलेंस शीट पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करनी है बुक वैल्यूज़ पर। हाँ, और लास्ट में जो फ़र्क आएगा वो फ्री रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्री रिज़र्व का मतलब जनरल रिज़र्व, पी&एल, आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। तो आप देखिए भाई, वाई लिमिटेड, हाँ, उसी की एसेट लाइबिलिटी कॉपी पेस्ट करनी है। ये नहीं कि आप दोनों जोड़ जोड़ के लिख दो कि दोनों ही आने दो,
एक्स की बुक्स है, ये बुक्स किसकी है, एक्स की, उसकी खुद की एसेट्स पहले से उसकी बुक्स में हैं, उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, हाँ बुक वैल्यू कितनी 1550, प्लांट एंड मशीनरी 1700, फर्नीचर फिटिंग्स 350, इन्वेस्टमेंट्स कौन सा 500, स्टॉक 950, डेटर्स 1030, कैश एंड बैंक 520। हाँ, इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दो, बाई चांस रिजर्व डेबिट में आया तो फिर बाद में कहाँ लिखोगे, और नहीं तो अपने प्रैक्टिस रखो, स्टार्टिंग में एक लाइन खाली रखो। अच्छा, इधर भी रखोगे प्रॉब्लम नहीं, आपने कहा डेबिट आया ही नहीं तो खाली में तो मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं डेबिट में लिखूँ चाहे क्रेडिट में लिखूँ, मैं डेबिट में आया तो डेबिट में लिख दूंगा, नहीं तो 2 लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और खाली रह भी गई तो नंबर नहीं कटेंगे भाई, ज़रूर आपके 2 पैसे का नुकसान होगा भाई, एक पेज खाली मतलब एक लाइन खाली रह गई तो कैलकुलेशन निकाल लेना भाई, एक रजिस्टर कितने का है डिवाइडेड बाय कितने पेज है डिवाइडेड बाय कितनी लाइन है, ठीक है। हाँ यस, अब हाँ लाइबिलिटीज़ लिखना शुरू करें भाई। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले 13% डिबेंचर्स हैं 350 के, तो अब सुनो भाई, इसमें थोड़ा सा अपन हम हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखेंगे, डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, रीज़न इनको नए डिबेंचर देने हैं ना, तो बाद में जब एंट्री करेंगे डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू न्यू डिबेंचर, ठीक है, तो 2 डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। हाँ फिर क्या है भाई, अदर करंट लाइबिलिटीज़ 150, टू ट्रेड क्रेडिटर्स 350, हाँ टू बिजनेस परचेज अकाउंट 5370। अच्छा, मर्जर है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आप कहेंगे रिजर्व सरप्लस भी आने दो, तो रिजर्व सरप्लस में कौन कौन है भाई, जनरल रिजर्व है, वो अभी नहीं लिखेंगे, हाँ कौन सा लिखेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना 200, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना 200, सॉरी 100, तो देखिए सारी एसेट्स आ गई, सारी लाइबिलिटीज़ आ गई, पीसी आ गया, स्टैचू रिजर्व्स एज इट इज़ लिखने होते हैं। हाँ, और कोई नॉन फ्री रिजर्व है क्या, देखिए भाई 4 रिजर्व्स हैं, एक जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पी&एल। तो ये जनरल रिजर्व और पी&एल क्या है, फ्री वाले, ये 2 आ गए स्टैचुरी वाले। हाँ, और भी कोई नॉन फ्री होता, मान लो उधर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा होता, वो भी एज इट इज़ लिख देता। अब आप कहेंगे सब खत्म हुआ, कैलकुलेटर पे डेबिट माइनस क्रेडिट करो, क्रेडिट आ रहा है डेबिट, डेबिट लिखूँ 80, नहीं प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब क्रेडिट कम है भाई, इसमें से माइनस किया प्लस बचा, इसका मतलब क्रेडिट कम है। वापस कर लो भाई, ये प्लस करके अब 80 तक माइनस करके, हाँ जी अब 80 बच गया। हाँ, आप कहेंगे ये फ्री रिज़र्व, फ्री रिज़र्व में मैं नाम दे देता हूँ कौन सा वाला, जनरल रिज़र्व। हाँ, आप चाहें तो जनरल रिज़र्व भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पी&एल भी लिख सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है, पर अपन एक ही रूल फॉलो करेंगे, कौन सा वाला, जनरल रिज़र्व। ठीक है भाई।
अब हाँ जी आगे, हाँ कोई डाउट्स किसी को? इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर 80। हाँ नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी भाई? लिक्विडेटर को पे करने की एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट 5370। हाँ अब अपने वो पीसी वाले वर्किंग नोट को देखिए क्या क्या दिया है भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ इक्विटी शेयर अपन ने 3.5 लाख दिए हैं, 100 ईच एट पार ही दिए हैं, तो इसलिए पूरा 3.5 लाख। बाई चांस प्रीमियम होता है तो कैपिटल इधर प्रीमियम अलग, तो 3,500। हाँ प्रेफरेंस शेयर कौन से परसेंटेज वाले दिए हैं? 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ इसमें प्रीमियम है क्या? हाँ कितने शेयर दिए हैं अपन ने? 18,700 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, तो 1870। आ गए। प्रीमियम था ना, और रिडीम प्रीमियम पे किए हैं ना। देखिए हमने प्रीमियम लिया नहीं है, प्रीमियम लेते हैं तो वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आता है, यहाँ प्रीमियम दिया है। आप कहीं प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम को डेबिट कर दो, नुकसान हुआ ना। तो सुनो भाई 1 मिनट, सामने वाले का फ़ायदा इज़ नॉट ऑलवेज़ आपका नुकसान। भाई आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद के लाए, सामने वाले ने 100 की आपको 125 में दी, उसने 25 रुपये कमाए, तो आप ये बोलेंगे मेरे 25 का नुकसान हो गया, या बोलोगे मेरी कॉस्ट 125 है, सामने वाले का प्रॉफिट आपकी कॉस्ट है। ओके तो वैसे ही अब उसने 1700 की जगह 1870 लिए हैं, तो 1870 मेरी क्या हो गई? कॉस्ट। ओके ये नहीं करे नुकसान हो गया मैं लॉस को डेबिट करूं, ठीक है। हाँ डिस्काउंट पे इशू करो तो आपके लिए क्या है? लॉस। प्रीमियम पे इशू करो तो आपके लिए क्या है? फ़ायदा। बट सामने वाले को आपने कम या ज़्यादा पैसा दिया, मतलब उसने ज़्यादा पैसा लिया कम पैसा लिया, वो उसका लुकआउट है, वो मेरे लिए तो क्या है, जितना पैसा देना है वो कॉस्ट हो गई। हाँ अब एक लास्ट एंट्री और, डिबेंचर होल्डर को क्या करना है भाई? सेम उतने ही डिबेंचर्स देना। ये लिखा है ना कौन से परसेंट वाले? कुछ लिखा ही नहीं है, तो जितने पहले वाले थे वही, पहले 13 थे अभी भी 13। तो एक एंट्री हम ये और कर देंगे, इसको तो करेंगे वापस से डेबिट, डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट 350 टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट 350। ओके एग्ज़ाम में अपने पास टाइम कम हो तो आप ये एंट्री स्किप कर सकते हो। कैसे? यहीं पे लिख दिया 13% डिबेंचर्स के हो गए भाई इशू। हाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा, नए जो डिबेंचर दिए जाएंगे वो कभी प्रीमियम पे दिए जाएंगे, कभी डिस्काउंट पे, तो सब एंट्री एक में के अंदर तो मर्ज कर नहीं पाएंगे कि इसका प्रीमियम भी यहीं लिख दूँ, डिस्काउंट भी इधर लिख दूँ। तो उसके लिए बेटर तरीका क्या रहेगा, पहले 2 डिबेंचर्स ऑफ वाई या डिबेंचर होल्डर लिख दिया, फिर डिबेंचर्स ऑफ वाई डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, 2 न्यू डिबेंचर, 2 प्रीमियम, जो भी है इस एंट्री में आ जाएगा। तो इसके लिए अपन यही रूल फॉलो करते हैं ताकि गलती होने का चांस नहीं रहे। ओके कि अलग से एंट्री कर दी। तो मर्जर में सब एसेट लायबिलिटी ली, बुक वैल्यू पे लिख दिया, रिजर्व सरप्लस भी आने दिए, बैलेंसिंग फिगर गोज टू जनरल रिजर्व। हाँ अब सामने वाली साइड परचेज, परचेज में ये वाली एंट्री सेम रहेगी, पहले वाली बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर है जी। हाँ सेम भी लिख सकते हो, वर्किंग नोट है वैसे भी, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट पूछी है, ठीक है। हाँ अब सेकेंड वाली एंट्री सेम रहेगी कि चेंज होगी? हाँ परचेज में कौन सी एसेट लायबिलिटी लिखते हैं? जो ली है। किस वैल्यू पे लिखते हैं? एग्रीड वैल्यू। आपने क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू दी ही नहीं है, तो मैं बुक वैल्यू से काम चलाऊंगा, भले ही एक जैसा ही फील होगा बट लॉजिक इज़ डिफरेंट। हाँ जी तो लिखना शुरू करो। हाँ सेम मत लिख देना,
लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितना 1550, प्लांट एंड मशीन 1700, फर्नीचर 350, इन्वेस्टमेंट 500, स्टॉक 950, डेटर्स 1030, कैश एंड बैंक 520। फिर एक लाइन खाली छोड़नी है गुडविल के लिए। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड कितना 350, टू अदर करंट लाइबिलिटीज 150, ट्रेड क्रेडिटर्स 350, टू बिजनेस परचेज अकाउंट 5370। हाँ जी, ये आएगा क्या? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, ये कुछ नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे कैलकुलेटर पे जो फ़र्क आएगा, डेबिट कम है तो गुडविल, क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। हाँ, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आएगा 380। कुल मिला के इसमें जो 3 रिजर्व आए थे 200, 100 और 80। हाँ, ऐसा मत समझना मर्जर परचेज में हमेशा यही फ़र्क होगा, ऐसा नहीं है। मान लो ये कोई एग्रीड वैल्यू भी दे देता तो मैं एग्रीड वैल्यू लिखता तो ये अमाउंट कुछ और ही आता। इस क्वेश्चन में ये आ रहा है, ठीक है। ओके, कल एक वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन भी आया था, वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स फाइनल अकाउंट्स में था ना, वो 3 पॉइंट। रेट ऑफ डिविडेंड 3 साल के एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, 10% ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्लोजिंग बैलेंस 15% रखना ज़रूरी है। जो क्लास में किया होता लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखोगे फिर कैलकुलेशन लिखोगे, काम ख़त्म। हाँ, 7 नंबर का था शायद या 4 नंबर का था, 4 का था शायद। इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब 14 नंबर के हो गए। 30% MCQ में शिफ्ट हुआ, तो एक में से 30% कम हो गए। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो 20 नंबर के 4 क्वेश्चन, 5 नंबर के 4 आते थे, इस बार 4 और 6 3 पार्ट दे दिए। हाँ, कोई बात नहीं है, मतलब पास होने जैसा था पेपर पढ़ने वालों के लिए। हाँ, थर्ड एंट्री, हाँ थर्ड एंट्री क्या रहेगी? सेम। चौथी एंट्री भी सेम। यहाँ 5वीं एंट्री एक एक्स्ट्रा होगी। कौन सी वाली? ये जो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स थे, आपने कहा ये तो पीछे छूट गए, लाना पड़ेगा, तो अलग से इसकी एक एंट्री। हाँ, तो एक एंट्री और हो जाएगी, कौन सी? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू, कौन कौन से नाम है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। 200 और 100 टोटल कितना? 300। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये वाली एक एक्स्ट्रा एंट्री परचेज वाले मेथड में और होगी। हाँ, ये हमारा वर्किंग नोट हुआ। क्वेश्चन ने कहा था बस खाली बैलेंस शीट्स बना दो। हाँ, कहीं बाई चांस
हम इतने प्रोफिशिएंट हैं कि हम सीधी बैलेंस शीट बना सकें, तो फिर ये माता बच्ची करें कि नहीं करें, हमें कहाँ एंट्री करने की ज़रूरत है, मैं सीधी बना लूँगा। तो कोई बात नहीं, आप एंट्री ना करें। वर्किंग नोट इसका ज़रूर बनाएगी, ये कहाँ से आया, इसका वर्किंग नोट बनाएगी, ये कहाँ से आया। हाँ, वर्किंग नोट चाहे एंट्री के फॉर्म में दो, चाहे आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे सकते हो। एसेट इतने की ली, लाइबिलिटी इतने की ली, पैसा इतना ही बनता है, पैसा ज़्यादा दिया, डिफरेंस इज गुडविल, कैपिटल रिजर्व या फ्री रिजर्व। और उसके लिए मेरे को लगता है बेटर तरीका एंट्री है। क्लियर? हाँ जी। अब बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनानी है, तो वही पहले क्या बनेंगे, नोट्स और उसके बाद बैलेंस शीट। हाँ, 2 बार बैलेंस शीट बनानी है, एक बार मर्जर वाली, एक बार परचेज़ वाली। हाँ, 90% चीज़ें सेम रहेगी, तो नोट्स हो सकता है एक बार ही बनेंगे, और जो जो नोट्स चेंज होंगे वो वापस से बना लेंगे। तो मर्जर के हिसाब से एक बार नोट्स शुरू करते हैं। तो लिखो भाई, नोट्स टू बैलेंस शीट डैश मर्जर्स। हाँ, इधर ही हटा रहा हूँ भाई। हाँ, पहला नोट जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो है शेयर कैपिटल। हाँ, ऑथराइज वगैरह कुछ दी हुई है क्या? नहीं है। आप इक्विटी शेयर देखिए, एक्स में पहले से कितना था, 5000। अपनी एंट्री में देखो भाई, इक्विटी शेयर कहाँ पे आया, इधर 3500। टोटल कितना हो गया भाई, 8,500। 8,500 का मतलब 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कौन से वाले, फुली पेड। प्रेफरेंस शेयर्स पहले से कितने थे, 2200। अभी नए कितने दिए, 1870। पर एक पंगा है, पहले से जो थे वो 14% वाले थे, नए जो दिए वो 15 वाले हैं, अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो पहले से आपके पास थे 22,000, 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड, और अभी अपन ने दिए 18,700, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड। एग्ज़ाम में यही ध्यान रखना होता है। आपने दोनों जोड़ दिया, एग्ज़ामिनर ने कहा अच्छा आया, 1 नंबर काटो। हाँ, पूरे नहीं काटेगा। 12,570। अब हाँ, नोट 2 अभी शुरू नहीं होगा। शेड्यूल 3 रिक्वायर्स, इनमें से जो शेयर अदर देन कैश दिए हैं वो नीचे लिखना पड़ेगा। तो शेयर्स इश्यूड ऑन अमालगमेशन डैश करके कंसिडरेशन, कौन सा वाला, अदर देन कैश। तो शेयर्स इश्यूड ऑन अमालगमेशन, हाँ भले आप इतना भी लिख सकते हो, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ, मैंने हेडिंग सा क्यों लगाया, आप कहीं सीधा ही लिख देते ना, इतने शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दो दिए ना, इक्विटी भी दिए हैं, प्रेफरेंस भी दिए हैं, बार बार इतना वर्किंग कौन लिखे। तो शेयर्स इश्यूड ऑन अमालगमेशन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें आ जाएगा इक्विटी शेयर कितने दिए, 3.5 लाख तो इक्विटी शेयर्स दिए हैं, और 18,700 15% वाले प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। बस भाई, नंबर ऑफ शेयर ही बताने होते हैं कितने कितने शेयर दिए। तो 3,500 तो इक्विटी शेयर दिए हैं और 18,700 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। तो बस ये इस चैप्टर का बैलेंस शीट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तो ठीक है, अपन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की तरह ही कर रहे हैं। पहले कितना था, चेंजेस क्या हुआ, जोड़ लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेड्यूल 3 रिक्वायर्स रिजर्व सरप्लस में डिटेल देनी होती है। बैलेंस बिगनिंग में कितना था, एडिशन डिडक्शन कितना हुआ। आपके एडिशन डिडक्शन हुआ है ना, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ,
तो आपको 3 का लिखना पड़ेगा। अब उसका मॉडिफाइड फॉर्म जैसा अपन ने इंटरनल में काम में लिया, बिफोर अमालगमेशन, प्लस माइनस ऑन अमालगमेशन, आफ्टर अमालगमेशन, तो टाइम बचता है। तो पर्टिकुलर्स, हाँ पहला हेडिंग आ गया बिफोर अमालगमेशन प्लस माइनस ऑन अमालगमेशन, और यह आ जाएगा आफ्टर अमालगमेशन। जितने भी रिजर्व्स दिए हैं क्वेश्चन में सब लिख लो। जनरल रिजर्व पहले से कितना था भाई 500। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व पहले से कितना था 300। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पहले से नील। P&L अकाउंट पहले से 750। हाँ, अब अमालगमेशन में, हाँ मर्जर में जनरल रिजर्व कितना आया भाई 80। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना आया 200। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना आया 100। P&L कुछ भी नहीं आया, तो ये हो गया 580, 500, 100, 750। 1930। ठीक है। हाँ, प्लस माइनस के भी 2 कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही कॉलम। कारण या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों के चांस मिनिमम है। तीसरा नंबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें 13% डिबेंचर्स। हाँ, पहले से कितने थे भाई डिबेंचर्स 500 के थे। अपनी कहीं एंट्री में आया क्या? वो एक लास्ट एंट्री में 350 के डिबेंचर और आए। हाँ, ब्रैकेट में दिखा दिया मैंने। हाँ, ब्रैकेट में दिखाने का मतलब शेड्यूल 3 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन अपनी वर्किंग नोट बता रहे हैं कि भाई 500 था, 350 और आया, टोटल कितना हो गया 850। नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स पहले से कितने थे 450। हाँ, अपनी एंट्री में क्रेडिटर आए क्या? ये रे भाई 350। आप ये गलत फहमी मत पाल लेना, पड़ोस पड़ोस वालों को दोनों को जोड़ के लिखना है, ठीक है। बाई चांस कोई एग्रीड वैल्यू का पंगा आ गया, मर्जर में तो नहीं आ रहा है, परचेज में 350 की जगह पता चला 360 में लिया, तो यहाँ पे मुझे जोड़ना कितना पड़ेगा 360। तो इसलिए रूल वही लगेगा, बैलेंस शीट के फिगर्स प्लस अपनी एंट्रीज का इफेक्ट। हाँ, नोट नंबर 5, अदर करंट लाइबिलिटीज। हाँ, पहले से कितनी थी भाई? बैलेंस शीट में 200 थी। हाँ, अपनी एंट्री में अदर करंट लाइबिलिटीज़ 150 की आई, 350। हाँ, लाइबिलिटी में और तो कोई नई लाइबिलिटी आई नहीं है। हाँ, एसेट साइड में PPE, इंटेंजिबल्स तो है नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, अगेन ये वाला फॉर्मेट काम में ले लेंगे, पर्टिकुलर्स। हाँ, बिफोर अमालगमेशन में एडिशंस ही होगा, एडिशंस ऑन अमालगमेशन एंड आफ्टर अमालगमेशन। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो अमालगमेशन से पहले हाँ कितना कितना था भाई 2500, 3250, 575। हाँ, अमालगमेशन की एंट्रीज़ में 1550 आया, 1700 आया, 350 आया।
4050 कितना 4950 925 9925 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स एक्स की बैलेंस शीट में पहले से 700 के थे। हमारी एंट्री में इन्वेस्टमेंट आए क्या भाई 500, तो ये हो गए 1200। इन्वेंट्री स्टॉक एक्स की बैलेंस शीट में पहले से स्टॉक था 1250 का, हमारी एंट्री में स्टॉक आया 950। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स एक्स की बैलेंस शीट में पहले से डेटर्स 900 के थे, हाँ हमारी एंट्री में 1030 1930। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश एंड बैंक एक्स में पहले से कितना था 725, हमारी एंट्री में एक तो 520 आया। हाँ कैश और बैंक में तो और भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आगे चल के कोई क्वेश्चन दे दे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किया, क्रेडिटर को पे किया, कोई शेयर इशू कर दिए। हाँ देखो भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बस ये एक 520 आया और कोई ट्रांजैक्शन नहीं। कितना हो गया 1245। अच्छा इस क्वेश्चन में कोई गुडविल था ही नहीं, गुडविल आती तो ये नोट नंबर 6 जो अपना पीपीई का बना है इसी में पीपीई एंड इनटेंजिबल करके गुडविल लिख देते, एक पहले से 0, अमालगमेशन में इतनी आई, टोटल इतनी हो गई। एक बार जोड़ लगा के ट्राई करो। एसेट लायबिलिटी मिल गई है। अब ये तो ही मर्जर के हिसाब से, अब आपने परचेज़ के हिसाब से एंट्रीज़ कर रखी है। मेरे को तो ये बताओ परचेज़ वाली एंट्रीज़ के हिसाब से कौन कौन से नोट्स चेंज होंगे। रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल वही रहेगा, रिजर्व सरप्लस चेंज होगा, बोरोइंग्स वही है, ठीक है, सब कुछ वही है। हाँ रीज़न यहाँ इस क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू नहीं है, अगर बाई चांस एग्रीड वैल्यू दे देता ना तब तो आप कहेंगे नहीं सारे ही हो सकता है, किस किस की एग्रीड वैल्यू दे करके कहाँ कहाँ चेंज करा दे, तब तो हो सकता है सभी बनाने पड़ते, बट यहाँ तो एक ही नोट चेंज होगा, कौन सा, रिजर्व सरप्लस। हाँ कंप्लीट हो गया भाई यहाँ तक। अब लिखाइए नोट्स टू बैलेंस शीट डैश अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज लिखिए एक्सेप्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ उसमें एक पॉइंट डाल देंगे अपन, एक्सेप्ट रिजर्व सरप्लस अदर नोट्स विल बी सेम, अदर नोट्स विल बी सेम। हाँ एग्ज़ाम में वैसे ऐसा आना भी नहीं, दोनों तरह से करो, बाई चांस आ भी जाए तो ये नहीं है कि सारे नोट्स वापस बैठ के बना रहे हो, तो 1 से 10 तक में सिर्फ ये चेंज होगा, ये वाला वापस बनाऊंगा, रेस्ट विल बी सेम। हाँ अब ये वाला नोट, हाँ वो परचेज वाली एंट्री इसके हिसाब से चलना भाई। जनरल रिज़र्व 500 था, हाँ अपनी सेकंड वाली एंट्री में कोई जनरल रिज़र्व आया क्या, नहीं आया, फिर 500 ही रहेगा, जबकि पहले वो 80 आ रहा था। फिर एक कैप रिज़र्व क्रिएट हुआ, अच्छा ये तो जुड़े ही है ना, लास्ट एंट्री में आपने 2 एक्सपोर्ट प्रॉफिट 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व किया, तो ये तो 300 एज इट इज़ जुड़ रहे हैं।
कैपिटल रिजर्व पहले नहीं था, एक 380 आया, वो आ गया। और एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का डेबिट बैलेंस है तो -300। हाँ, जोड़ वही आएगी जो पहले थी। रीज़न 10 में से अगर 9 नोट सेम है तो एक चेंज करोगे तो उतना ही करस्पॉन्डिंग इफेक्ट दूसरे भी तो चाहिएगा, तो टोटल वही रह रही है, बस इंडिविजुअल रिजर्व्स में चेंज हुआ। अब जनरल रिजर्व 580 नहीं आ रहा है और ये एक 380 और -300, नेट इफेक्ट वही 80 का है। ठीक है, तो बैलेंस शीट अब आप लोग बना लेना, 2 बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं कि टाइम ख़राब होगा, इसलिए कि सेम ही बनेगी भाई। टोटल बैलेंस शीट में तो टोटल ही लिखना है, और टोटल तो मर्जर और परचेज दोनों में क्या आएगी, सेम ही आ रही है जनरल रिजर्व की। ठीक है, चलिए बाकी अब कल करेंगे, होमवर्क में कुछ नहीं है।